Hello, good morning everyone. How are you all? Hope you are all very good and this is Anuj and आज हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के ऊपर बात करेंगे जो बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इशू करी है। और ये जो अमेंडमेंट है बेसिकली आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन प्रोसेस फॉर द कॉर्पोरेट रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट लाई गई है। बेसिकली इसको हम लोग आईबीबीआई से आईआरपी रेगुलेशंस के नाम से जानते हैं। और ये जो अमेंडमेंट है सीआईआरपी रेगुलेशन में बेसिकली जो इशू किया गया है वो 24 ऑफ सितंबर को इशू किया गया है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अमेंडमेंट की जो डेट है 24 सितंबर है और इसी डेट से वो इफेक्टिव भी हो जाएगी। और बेसिकली आईबीबीआई की एक प्रेस रिलीज आई है। इस प्रेस रिलीज में जो डेट दी गई है 25 ऑफ सितंबर और इस 25 ऑफ सितंबर की प्रेस रिलीज में क्लियरली इस चीज़ को बताया गया है कि जो ये अमेंडमेंट है वो 24 ऑफ सितंबर से रेगुलेशन इफेक्टिव फ्रॉम 24 ऑफ सितंबर एंड आर अवेलेबल एट द आईबीबीआई वेबसाइट। सो इसको मैंने पहले कवर इसलिए किया कि ये जो अमेंडमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 24 ऑफ सितंबर से ये इफेक्टिव हो गई है। ठीक है। सेकेंड चीज आता है कि ये जो बेसिकली आईबीबीआई की ये दूसरी टाइम अमेंडमेंट है सीआईआरपी रेगुलेशन में। एक इससे पहले एक अमेंडमेंट आई थी इन दिस ईयर जो सीआईआरपी रेगुलेशन में था और एक छोटी सी अमेंडमेंट है, कोई खास बड़ी अमेंडमेंट तो नहीं है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह सकते हो एक नई मतलब एक्सपोजर लेकर के आया है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए। तो अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं है बट यस सडनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या है प्रेस रिलीज में आईबीबीआई ने किया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंड्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ब्रैकेट के अंदर इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन प्रोसेस फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन ब्रैकेट क्लोज रेगुलेशन 2016 इन शॉर्ट सीआरपी रेगुलेशन। अब इसमें क्या कहता है कि द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया नोटिफाइड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन प्रोसेस कॉर्पोरेट प्रोसेस सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 amended on 24th of September. This is the 24th of September. So ये तो कुछ काम का है नहीं अपना। सेकेंड ये कहता है, सेकेंड नंबर जो पॉइंट है, द द अमेंडमेंट रेगुलेशन the amended regulations provide for the appointment of interim representative who will act as representative for the class of creditors during the period when the applications for the appointment of authorized representative is under considerations of adjudicating authority for the approval. This interim representative will have the same right duties as authorized representative in the meeting of committee of creditors. बेसिकली इस पॉइंट्स को समझने से पहले छोटी सी डिस्कशन हम करना चाहेंगे। देखो बेसिकली आईबीसी के अंदर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होती है ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होता है, ठीक है, उसकी दो कैटेगरी होती है जी। ठीक है, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉर्मल विदाउट एनी क्लास, एफसी जिसको बोलते हैं। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है एफसी सिक्योर्ड, ठीक है, एफसी अनसिक्योर्ड। ठीक है, चलो ये तो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और दूसरा होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर इन क्लास। ठीक है, जिसकी एक अपनी क्लास होती है। ठीक है, क्लास इन द सेंस कि उस कैटेगरी की क्रेडिटर्स बहुत सारे हैं। अब इसमें जो बेसिकली होता है होम बायर्स हो गया, ठीक है, होम बायर्स हो गया जिसको अलॉटी बोलते हैं, हो सकता है डिपॉजिट होल्डर्स हो, है ना, डिपॉजिट होल्डर्स हैं, हो सकता है इसमें डिवेंचर, है ना, डिवेंचर होल्डर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके की क्लास होती है। ठीक है, अब इनको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर इन इसी को फाइनेंशियल क्रेडिटर इन क्लास बताया गया है आईबीसी के अंदर। अब बेसिकली इन क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है कि इनकी एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव
को कौन नॉमिनेट करेगा? ये जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है वो नॉमिनेट करेंगे, इनकी अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को होगा जिसको हाईएस्ट वोटिंग कह सकते हो, जिनके फेवर में हाईएस्ट कंसेंट मिला किनसे, एक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स से। उसके बाद एक एप्लीकेशन एनसीएलटी में फाइल होगी। ठीक है, एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल होगी, एनसीएलटी इस एप्लीकेशन को चेक करेगी और अपॉइंट कर देगी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये जो बेसिकली टाइम है, ठीक है, ये टाइम कई एक बार तो इनकी अपॉइंटमेंट बहुत टाइमली हो जाते हैं, कई एक बार 2-4-10 दिन की डिले हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इशू इन्वॉल्व होता है कि भाई इनके अपॉइंटमेंट में इशू हुई, लेट हो गई। सपोज करो कि बेसिकली जो होता है 21 डेज के अंदर हमारे के तक क्लेम आ गया, 2 डेज वेरिफिकेशन की है, उसके बाद 2 डेज के अंदर हमारे को क्या है, रिपोर्ट सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स है। ठीक है, बेसिकली ये जो टाइम लाइन है इस हिसाब से हमारे को वो करने होते हैं एआर के अपॉइंटमेंट। बट इसमें कई एक बार ये होता है कि एप्लीकेशन लगाया गया, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गई, उस डिफेक्ट्स को रिमूव किया एंड देन फिर लिस्टिंग होने में मतलब थोड़ी डिले हो जाती है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं आईबीबीआई नोट कर रही थी कि कहीं ना कहीं गैप है यहाँ पे। तो इस गैप को पूरा करने के लिए कह सकते हैं कि ये जो है सीआरपी रेगुलेशन के अंदर सेकेंड अमेंडमेंट लाई गई है और इस गैप को वो फेज आउट कर देगी, ये जो बेसिकली हमारी अमेंडमेंट है। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लेकर के आया गया है कि इसमें एक इंटरिम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इंटरिम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की अपॉइंटमेंट होगी, एक फॉर द शॉर्टर पीरियड होगा। शॉर्टर पीरियड कितने दिन के लिए होगी? तो जब तक कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एनसीएलटी की ऑर्डर के तहत अपॉइंट नहीं कर दी जाती है तब तक के लिए क्या है, इंटरिम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा। ठीक है, सेकेंड चीज है कि जो इंटरिम एआर होगा, ठीक है, इनकी क्या होगी, जो इनकी ड्यूटीज है, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, इनकी राइट्स है, ये सारे चीज क्या होगा, सिमिलर टू द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द एनसीएलटी। सो दिस इज ऑल अबाउट कवर्ड अंडर पॉइंट नंबर 2। अब मैं एक बार इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं। The amended regulation provides for the appointment of interim representative who will act as the representative for the class of creditors during the period when the applications for the appointment of authorized representative is under consideration of adjudicating authority for the approval. Right? Guys, की एप्लीकेशन जब पेंडिंग है एनसीएलटी के पास, उस टेन्योर में ये क्या करेंगे, काम करेंगे। एंड दिस इंटरिम रिप्रेजेंटेटिव विल हैव द सेम राइट एंड ड्यूटीज एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। बेसिकली इनकी जो ड्यूटीज है और इनके जो होगी वो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही लिख दिया। इनकी जो ड्यूटीज है, राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों हैं। ठीक है, सो सेम होगा सीओसी में जो एक एआर का होता है। ठीक है, अब बोला जाता है थर्ड पॉइंट में कवर क्या है कि the amendments aim to facilitate effective representation of the certain class of creditors which are large in number, such as home buyers during the corporate insolvency। तो यह इनकी जो मेन मकसद है कि टू फैसिलिटेट करो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सर्टेन क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। ऑब्वियसली है इनकी जो है इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस तो हो रही थी सीओसी मीटिंग्स में, बट सडनली ये जो डिले हो जाता था कुछ दिनों के लिए एक प्रोसेस में हमारी इनकी अब या एआर की अपॉइंटमेंट में, उस टाइम में भी इनकी जो कह सकते हो कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके और इनके इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, तो कौन करेगा भैया, इसके लिए एक इंटरिम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाओ। ये इनकी जो है इफेक्टिव इनके राइट्स की इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंटेशन कर सकें, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर सकें इन बिटवीन, जब तक कि एआर की अपॉइंटमेंट नहीं होती है। अब जो फोर्थ नंबर पॉइंट है इसमें कहता है कि द अमेंडेड रेगुलेशंस आर इफेक्टिव फ्रॉम 24th of September 2024 and are available at the website as we have already covered this point। तो बेसिकली ये जो है आईबीबीआई की रिसेंट अमेंडमेंट है जो कि प्रेस रिलीज 25th of September को हमारे को बताया जा रहा है कि भैया हमने जो ये सर्कुलर्स में चेंजेस लेकर के आए हैं, अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, वो 24th of September ऑनवर्ड्स क्या है अप्लीकेबल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक एक नया एक्सपोजर सभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए लेकर के आया है, जिसमें सडनली आई थिंक
जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो उनके ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा एज interim authorized representative. So guys, this is all about, but certainly I would to also want to have a look जो अमेंडेड रेगुलेशंस हैं वो किस प्रकार से है उसके ऊपर भी एक बार हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं उसे भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।